नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग राजस्थान विधानसभा सचिवालय में जो रिपोर्टर की भर्ती है उसके लिए हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। तो इसमें इसका स्पीड होगा 140 शब्द प्रति मिनट, ठीक। और इसको आपको जो एग्ज़ाम होगा आपका उसकी डिक्टेशन आपको 10 मिनट की बोला जाएगा, ठीक। और इसको आपको टाइप करने के लिए 2 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को लिखते हैं। तो डिक्टेशन को लिखने से पहले हम लोग इसमें आए महत्वपूर्ण वाक्यांश को लिख लेते हैं ताकि आपकी गति बढ़ सके। तो चलिए वाक्यांश को लिखते हैं। देखिए, लिखना है हमको औद्योगिक विकास, ठीक। तो औद्योगिक लिखना है तो पहले ध लिखेंगे। तो ध को लिखने से पहले हम इसको पहले ही काट लेते हैं। ध योगिक हो गया, विकास लिखना है तो वी होगा छोटा वाला, का और इसी में स जोड़ लिए। औद्योगिक विकास हो गया। कर रहित ही लिखना है तो देखिए कर हो गया, रहित ही लिखना है। तो कर लिखे हैं, लेकिन जब इसी र को हम लोग बड़ा कर लेंगे तो कर रहित ही इसमें जुड़ गया। पैदा कर दिया था लिखना था, देखिए छोटा वाला हम लोग लिखेंगे प, पैदा हो गया, कर दिया था लिखना था। देखिए इसमें कर लिख लिए, दिया था लिखना है तो देखिए दिया था। काट कर लिखने का हमका सबसे आसान फ़ायदा इसका यही होता है कि हमको शब्द को पकड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। लिखना है समय समय पर, तो देखिए समय हो गया, ठीक। इसी में हम पर यहाँ पर जोड़ लेंगे। दिया गया है कि लिखना है तो देखिए दिया हो गया, गया है कि लिखना है तो ग हो गया, या इसी में जोड़ लिया है कि। नहीं जा सकता है तो देखिए नहीं हो गया, ठीक। जा सकता है लिख देखिए जा लिख लिए, स हो गया, क ता है, सकता है हो गया। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। देखिए नहीं हो गया, जा सकता है। या पूरा तो को लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो चलिए अब डिक्टेशन को लिखते हैं। तो डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान रखा गया और अधिक सोच समझकर उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं सफलता प्राप्त कर रही थी उस वक्त तक देश में अनेक प्रकार के अराष्ट्रीय तत्व भी पनप गए थे। इन तमाम लोगों ने देश के हर एक क्षेत्र में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया था। औद्योगिक कर्मचारियों को भड़काकर उनसे हड़तालें करवाना शुरू कर दिया। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होते थे उनको मार मार कर पकड़ कर कारखानों में जाने से रोका। मजदूरों के सामने तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और उनको किसी तरह से समझा बुझाकर हड़ताल के पक्ष में कर लिया। दफ्तरों में लाल फीताशाही बढ़ती चली गई। इसका नतीजा यह हुआ है कि कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज एक तरह से बंद होने लगा। लोग यह जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ। इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद घुमा फिरा कर यही बात लोग कहेंगे कि इसके लिए देश के अंदर और बाहर एक भारी षड्यंत्र रचा जा रहा था। देश में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वातावरण तैयार कर दिया गया था उसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रगति की गति धीमी होने लगी थी। इसका नतीजा यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद भी चतुर्थ योजना काल में 100% लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। वे कौन कौन से लोग थे जो देश की प्रगति में बाधक थे?
या उनकी कौन कौन सी भाषाएं थी, इसका उल्लेख न करते हुए यही कहना पर्याप्त होगा कि विकसित देशों में भी अनेक राष्ट्र ऐसे थे जो भारत की प्रगति से असंतुष्ट थे। ऐसे देशों में नेता लोग विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के सहयोग से संतुष्ट न थे। अतः भारत सरकार ने देश की प्रगति में बाधक तथ्यों को सबक सिखाने और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। सरकार इस निश्चय पर पहुंची कि यह देश प्रगति कर सकता है, परंतु यह तब जब कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाए। आपातकालीन घोषणा करके सरकार ने ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगा दी। देश में जीवन के हर क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति हो रही है, यह कहना न तो अतिशयोक्ति होगी, न ही छोटा मुँह बड़ी बात होगी। जो लोग अप्रत्याशित महंगाई और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों से घुल मिलकर नष्ट हो रहे ये देन नए वातावरण ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया और वे चैन की सांस लेने हैं और आशावान हैं। एक पत्रकार सम्मेलन में संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री महोदया ने कहा कि इस देश को यदि आगे ले जाना है तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रगति करनी होगी। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है और पांचवी पंचवर्षीय योजना का काम आरंभ हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने से हमारे देश में उद्योगों का जाल बिछाया जा सका। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस देश में करोड़ों रुपयों का वह सामान तैयार होने लगा था जिसे हमें विदेशों से मंगाना पड़ता था। इसके साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश की सुरक्षा के मामले में यह देश आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सका। सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बताया कि हमारे नेट हवाई जहाज़ों ने विदेशों में बने हवाई जहाज़ों से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए धन की कमी को प्रगति के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया, जिसके फलस्वरूप हमारे रक्षा सामग्री के उत्पादन करने वाले कारखानों में अधिक उत्पादन हो सका। पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए विधि मंत्री ने यह बताया कि देश में आम चुनाव निर्धारित समय में किए जाएंगे। इसके लिए हर एक राज्य में निर्वाचकों की सूची तैयार की जा रही है। राज्य की विधानसभाओं के लिए भी निर्वाचन उचित समय पर किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। हमारे देश में निर्वाचक गण हर 10 वर्ष बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विधानमंडलों के चुनावों के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश के अनेक प्रांतों में संयुक्त विधायक दलों की सरकार बनी, किंतु वे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी। किंतु फिर भी देश की जनता सर्वोपरि है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। हमारे देश में निर्वाचन पद्धति जो भी बनाई गई है उसके अनुसार देश में वाम चुनाव अथवा मध्यावधि चुनावों के लिए प्रबंध करने का दायित्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। निर्वाचन आयोग में और भी सदस्य होते हैं जो कि देश के चुनावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ का विधायिका रायभारों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है, जिनके लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। शिक्षा उपमंत्री महोदय ने कहा कि हमने अपने देश में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। अध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं और शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा उन्हीं को प्राप्त हो जो कि इसके लिए योग्य हों। अतः 10वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुने।
अंतःसंसदीय संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके मंच पर उन सभी देशों के संसद सदस्य मिलजुल कर विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करते हैं। जिन देशों में किसी न किसी रूप में संसदीय प्रणाली का चलन है, इस संगठन की बैठक एक वर्ष में 2 बार होती है। समस्त संसदीय प्रणाली के देशों में 1000 प्रतिनिधि उन देशों के प्रतिनिधि मंडलों के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों में उन देशों की संसदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री भी आते हैं। इस समय विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार की संसदीय प्रणाली है, जिनमें रूस, हंगरी, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी जैसे देश हैं। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों में अपने ढंग की संसदीय प्रणाली विद्यमान है, जो अपनी संसदीय पद्धति को आदर्श मानते हैं। इसी प्रकार से अरब देश एवं इजराइल की अपनी शासन पद्धतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पृथक पृथक लोकतंत्रीय अथवा संसदीय प्रणाली का चलन है। उधर अफ्रीकी देशों में अपनी वेशभाषा, अपनी भाषा और अपनी शासन पद्धति निराली ही होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ संसार का सबसे बड़ा संगठन है और उसके अनेक सहायक संगठन होते हैं, जिनमें से यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य परिषद, विश्व बैंक आदि प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं वे समस्त सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, किंतु उनको लागू करना या न करना उस देश के ऊपर निर्भर करता है जिसके बारे में निर्णय होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंतःसंसदीय सम्मेलन में यही अंतर है कि इसके निर्णय अथवा स्वीकृत प्रस्ताव सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों पर बंधन नहीं होते, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव उन देशों पर बंधन होते हैं, भले ही उनको वे देश लागू करे या न करे। अभी तक इस संस्था के सदस्य कई राष्ट्र नहीं हैं, किंतु आज भी इसमें बड़े से बड़ा राष्ट्र चीन भी सम्मिलित है, जहां विश्व की 1/4 जनसंख्या रहती है। इनमें छोटे से छोटे राष्ट्र भी जैसे हंगरी, पोलैंड, नेपाल आदि। इस संस्था का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि दुनिया के इतने देशों के लिए अपनी बात कहने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यह एक ऐसा मंच है जो संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर संसार में दूसरा कहीं नहीं है। यहाँ पर आपस में मिलकर कई ऐसी समस्याओं का हल निकालना संभव होता है जिनको सुलझाना कठिन माना जाता है। अब संसार के देशों में संघर्ष के बजाय सौहार्द का वातावरण बनना आरंभ हो गया है और समृद्ध देश और गरीब देशों के बीच की खाई कम हो रही है। विश्व के देश भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने लगे हैं। संसार में मंत्री का वातावरण पैदा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जो महत्वपूर्ण योग दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता है। समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको डिक्टेशन कैसा लगा और आपको डिक्टेशन में कितनी गलती हो रही है।